पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का धरना मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है और उसे नाकामी का मुंह देखना पड़ा। जब आप इस तरह की तहरीक शुरू करते हैं तो उसके 3-4 मराहिल होते हैं। एक तो आपका टारगेट क्या है, आप क्या अचीव करना चाहते हैं। तो उनके टारगेट्स में 2-3 चीज़ें जो उन्होंने ऑब्वियसली बयान कर दी थी कि हमें 26वीं तरमीम पे इतराज़ है, हमारे सियासी कैदी रिहा किए जाएँ, इलेक्शन ऑडिट किया जाए। लेकिन एक टारगेट एक्चुअली वो अचीव ज़रूर करना चाहते थे कि इमरान खान की रिहाई के ऊपर हुकूमत को मजबूर किया जाए। तो वो वाला टारगेट उनका बुरे तरीके से कंप्रोमाइज़ हो गया, बल्कि आइंदा चंद महीने मज़ीद मुश्किलात बढ़ सकती हैं तहरीक-ए-इंसाफ के लिए भी और उन तमाम PTI के लोगों के लिए जो इस वक्त कैद में है। पोलिटिकल मैटर है। अगर मैं कहूँ कि उन्होंने कोई बहुत बड़ी दहशतगर्दी की हुई है तो ये दहशतगर्दी के अंदर सारे नहीं पकड़े हुए हैं, सिवाय वो जो बराह रास्त 9 मई के मुकदमात में किसी बिल्डिंग के अंदर आग लगाने में या तोड़ फोड़ में मुलव्वस हों। बाकी अगर जो पोलिटिकल प्रिजनर है उनका मामला दूसरा है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक हवा के ज़ोर के ऊपर आई थी और भरपूर जोशीले नौजवान उनके साथ थे जिनमें जज्बा भी था और वो अपनी क़यादत उनकी पीछे होती है, वो आगे होते हैं, क़यादत को फोर्स कर रहे होते हैं कि वो उनके साथ खड़ी रहे, भाग ना जाए। और अली अमीन को आपने मुख्तलिफ मौक़े के ऊपर इस मुश्किल से दो चार देखा भी कि वो आगे पीछे होने की कोशिश भी करते थे तो वर्कर उनको अलाउ नहीं थे करते और ये मुश्किल जो थी उनको यहाँ डी चौक तक खींच लाई। लेकिन डी चौक में आना क्या एक सेंसिबल डिसीजन था? मेरे ख्याल में एज ए पोलिटिकल स्ट्रेटजी इनको कहीं पे भी रुक जाना चाहिए था। सेंटोरस के करीब रुक जाते, ब्लू एरिया के शुरू में रुक जाते, क्योंकि वो इलाका जो पार्लिमान, सुप्रीम कोर्ट या एम्बेसीज़ के करीब है, वहाँ जाकर जब तक आपके पास इतनी बड़ी सस्टेनेबल पोजीशन ना हो कि आपके पास 30-40 हज़ार बंदा 24 घंटे वहाँ मौजूद ना हो, अगर आप थोड़े भी तादाद में कम होंगे तो आपको वो आसानी से इंतज़ामिया फोर्स आउट कर देगी। अगर वहाँ यूज़ ऑफ फोर्स हुआ है और वो एक्सेसिवली टीयर गैस हो रही थी, मैं कल यहाँ लाइव प्रोग्राम कर रहा था, ये मैं उसी इलाके में बैठा हुआ हूँ जहाँ पर ये सारा ऑपरेशन चल रहा था। हम लोग बाहर यहाँ सांस नहीं ले सकते, इम्पॉसिबल था ये एयर कंडीशनिंग और इसके नतीजे में। और मैंने दवाई वाई खाने के बाद प्रोग्राम शुरू किया था, अदरवाइज़ मैं बोल ना सकता, इतनी ज़्यादा टीयर गैस थी और ये सारे लोग बाहर थे और ये मुमकिन नहीं था कि ये यहाँ बैठते। जब हम प्रोग्राम के बाद जाना शुरू हुए तो बड़ी तादाद में ये लोग, हंड्रेड्स ऑफ देम, थाउजेंड्स ऑफ देम, पैदल यहाँ से ब्लू एरिया से वापस, इन्होंने शुरू में अपनी गाड़ियाँ खड़ी की हुई थी, वापस उस तरफ जा रहे थे। और जब ये तादाद में कम हुए, कमज़ोर पड़े हैं, तो उस वक्त इंतज़ामिया ने ज़ोरदार तरीके से ऑपरेशन शुरू किया। उस वक्त आवाज़ें बहुत थी, उसमें मैं ये नहीं कह सकता कि किसने क्या चलाया और क्या नहीं चलाया, मैं इतनी पहचान नहीं रखता असले के हवाले से। लेकिन उस वक्त इनकी तादाद इतनी ज़्यादा नहीं थी कि इनको रजिस्ट कर सकते इंतज़ामिया को। वो ऑर्गेनाइज फोर्स है, उन्होंने फोर्स किया और ये भागने पर मजबूर हो गए। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर, इनके अलावा उनकी, या उमर अयूब कह लीजिए, बाकी मेन लीडरशिप थी नहीं, पंजाब वाली साइड से मोबिलाइजेशन थी नहीं, सारा KP वाला क्राउड था और बहुत मोटिवेटेड था। ये कहूँ कि उनके अंदर कोई कंप्रोमाइज़ लोग थे, ये भी कहना इंतज़ामिया का इल्ज़ाम है, मेरे लिए मुश्किल है। काफ़ी डाई हार्ड सपोर्टर थे वो इमरान खान के और उसी के लिए वो यहाँ आए हुए थे। अब इनकी नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या होगी, ये एक PTI को इसके ऊपर हिकमत अमली वज़ा करनी पड़ेगी। इमरान खान उनके रूह रवां है उनकी पॉलिसी साजिश में, उनके फ़ैसले के हवाले से। जो क़यादत उनकी बाहर है, चेयरमैन बैरिस्टर गौहर हों या अली अमीन गंडापुर चीफ मिनिस्टर हों, वो फ़ैसला साजी की अहलियत नहीं रखते। फ़ैसले के लिए उन्हें इमरान खान की तरफ देखना पड़ता है। लेकिन डी चौक में आने का फ़ैसला ये इमरान खान का भी नहीं था, ये PTI की लीडरशिप का भी नहीं था, ये बुशरा बीबी का फ़ैसला था और उनके इसरार के ऊपर पार्टी डी चौक में पहुँची थी। तो डी चौक में जब आप पहुँच गए तो फिर आगे क्या, देन व्हाट, आपने वहाँ से लेकर क्या जाना है, उसके पास इनके लिए कोई स्ट्रेटजी नहीं थी, इसीलिए इनको ये मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अब एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल इशू है। कंट्रोवर्शियल इशू ये है कि तहरीक-ए-इंसाफ दावा कर रही है, अभी मैंने उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर भी देखा है और जुल्फ़ी बुखारी के स्टेटमेंट भी देखे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं 40 डेड बॉडीज़ हैं इस्लामाबाद के हॉस्पिटल, पॉलीक्लिनिक और पिम्स के अंदर। ये मैं तस्दीक नहीं कर पाया अभी तक। मैंने बहुत कोशिश की है अपने रिपोर्टर से कहूँ, लेकिन ऐसा डाटा मुझे दस्तयाब नहीं है। अगर ऐसा डाटा दस्तयाब हो तो फिर तो जो हुकूमत में बैठे लोग हैं उनको सज़ा का बिल्कुल वो हक़ बजानब होंगे कि दरख्वास्त करें और उनको सज़ा दी जाए, लेकिन ऐसा डाटा मेरे पास अभी तक नहीं है। प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं, अपने मेहमानों से भी ये सवाल करेंगे। इसलिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं एहसन इकबाल साहब, वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के। एहसन साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। आपको ये धरने देखने का अगस्त 2014 से काफ़ी एक्सपीरियंस है और काफ़ी दफ़ा आप लोगों ने इनसे डील भी किया। कल डी चौक में उनका परसों पहुंच जाना ये काफ़ी बड़ी अचीवमेंट थी, लेकिन उसके आगे क्या हुआ ये मेरे ख्याल में उनके पास उसका जवाब नहीं था, जहां आपने उनको काबू कर लिया। देखिए, ये जो इनका तमाम प्लान था, मैं ख़ुद एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे हैरान था कि इसकी मंतक और लॉजिक क्या है। आप कोई एक ऐसा मुतालबा लेकर जाते हैं कि जिसमें
चलिए पूरा नहीं, आधा नहीं तो 4 आने भी आप उसमें तवक्को रखें कि शायद कोई गुंजाइश निकले। अब ये बुनियाद लेकर आना कि जी इमरान खान साहब को रिहा करा के लेकर जाएंगे, आप नदीम साहब ये बताइए कि क्या इमरान खान साहब किसी डिप्टी कमिश्नर के एग्जेक्टिव ऑर्डर नज़रबंदी के तहत गिरफ़्तार हैं, जो एग्जेक्टिव ऑर्डर वापस ले लिया जाएगा? उनकी गिरफ़्तारी कानूनी और केसेस के अंदर है, जिसका वाहिद रास्ता अदालती रिलीफ है। तो क्या ये फिर सारा अमल इसलिए था कि आप अदालतों पर दबाव डालें, अदालतों की कनपटी पर पिस्तौल रखें और अपने लीडर की ज़मानत के लिए इसको एक आले के तौर पर इस्तेमाल करें? हुकूमत तो कोई इख्तियार नहीं रखती कि एक ऐसे कैदी को जो केसेस के अंदर गिरफ़्तार है, जो जुडिशल रिमांड पे है या फिज़िकल रिमांड पे है, उस कैदी को हुकूमत तो किसी भी कानून के तहत नहीं रिहा कर सकती। तो इसका मतलब है, एक तो ये है कि आप एक ऐसा मुतालबा लेकर आए जो हुकूमत पूरा नहीं कर सकती थी, तो फिर दूसरी तो यही सूरत है कि आप जो एक मखसूस स्टाइल है कि आप हर चीज़ दबाव के ज़रिए करने की कोशिश करते हैं, अदालतों पर दबाव डालने की कोशिश करते हैं, इदारों पर दबाव डालने की कोशिश करते हैं, कभी सोशल मीडिया की ट्रोलिंग से, कभी धरनों के साथ, तो या आपकी ये हिकमत अमली हो सकती है। तो ये नॉन स्टार्टर था पहले ही दिन से कि आप कहें कि हम इसलिए जा रहे हैं कि खान साहब को लेकर उठेंगे। लेकिन इमरान पे कोई ऐसा पेंडिंग मुकदमा था नहीं जिसमें बेल ना हो सकती, इसलिए बेल डुएबल ऑप्शन है, अभी भी है, लेकिन इसके लिए आप लोगों को इंगेज करना चाहिए था। देखिए वो बेल हुकूमत ने नहीं देनी ना, वो बेल तो कोई भी अदालत ने देनी है ना, क्योंकि कोई बड़ा मुकदमा उन पे पेंडिंग है नहीं। वो केसेस तो है, उनके अंडर ट्रायल हैं, और उनके जो केसेस हैं उसमें बेल देने का इख्तियार एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट को नहीं है, वो मुतल्लिका अदालत ही ने देना है। तो लिहाजा ये सब जो एक ड्रामा और नाटक किया गया था, मैं समझता हूँ कि ये एक आउट ऑफ डेस्परेशन था, और एक पीटीआई की और इमरान खान साहब की मुझे कोशिश नज़र आती है कि वो किसी किस्म का एनआरओ कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है, देखिए जो केसेस हैं, किसी एक केस में वो ट्रायल को कोऑपरेट नहीं कर रहे। मेरे खिलाफ भी झूठा मुकदमा था, पीटीआई ने बनाया था, इमरान खान ने बनाया था। यकीन कीजिए कि मेरी कोशिश होती थी कि डेली ट्रायल हो, ये झूठा केस है, ये अगर लोअर कोर्ट में सज़ा भी होगी तो हायर कोर्ट में जाके ख़त्म हो जाएगा, इसको जल्द अज जल्द फैसला हो। अच्छा, इनके यहाँ तमाम वकील इस काम पे लगे हुए हैं कि किस तरह ट्रायल को हम मौखर करें। फॉरेन फंडिंग केस इन्होंने 5 से 7 साल इसी तरह लटकाया। लेकिन एहसन साहब, आपको ये जो इनका प्रोटेस्ट मार्च था, इसमें एक चीज़ नजर आई है कि केपी से बहुत ज़्यादा सपोर्ट इमरान की मौजूद है, बड़ी तादाद में लोग आए, लेकिन बाकी सूबों से नहीं आए। अब आप लोगों को इसके पोर्टल में थोड़ा सा एहतियात करनी पड़ेगी। मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों की सुन रहा था, उसके अंदर आप एक तो उनको सारों को फसादी या इस तरह के अल्फाज या इंतशार पसंद और दहशत गर्दी से ताबीर करते हैं, थोड़ा सा गुरेज करना चाहिए। पॉलिटिकल प्रोटेस्टर्स में और दहशत गर्द में फ़र्क होता है। बलूचिस्तान से लोग आए, नहीं आए, लार्जली केपी का, सिंध से लोग आए, नहीं आए, पंजाब से लोग आए, नहीं आए। अच्छा, अब केपी से क्यों आए? केपी से लोग इसलिए आए कि हुकूमत के तमाम वसाइल झोंक कर आपके टीवी पर खबरें आती रहीं कि एमएनएज एमपीएस को पैसे बांटे गए कि आप लोगों को लेकर आए। ठीक है, उसमें उनका एक कोर ग्रुप उनके वर्कर्स का भी होगा, लेकिन बाय एंड लार्ज ये लोगों को पैसे देकर सरकारी वसाइल के लालच में सरकारी मुलाजमीन का एक पूरा टोला लेकर आ गए। आज अगर केपी की हुकूमत ख़त्म हो जाए, मैं देखूंगा कि ये जो कहते हैं कि हम 15,000 या जितने भी 20,000 लोग काफिले में लेकर आए, सारों में इससे ज़्यादा तादाद थी, 25 कर लें, 30 कर लें, कितनी भी हो, बहुत साइजेबल नंबर था। और लेकिन अगर ये हुकूमत आज ख़त्म होती है इनकी, मैं आपसे पूछूंगा कि ये 1,000 बंदा भी निकाल के ले आए। क्या आपका इरादा है उनकी हुकूमत खत्म करने? ये तो आईनी और कानूनी जवाज़ तो खुद फराहम किया है उन्होंने। क्या कंसिडरेशन है गवर्नर राज लगाने? ये इसकी तो हाईएस्ट लेवल पे फैसला होगा, लेकिन मेरी ज़ाती राय पूछें तो केपी गवर्नमेंट ने वो तमाम शराइत पूरी कर दी हैं कि जो आइन ये कहता है कि किसी सूबे के अंदर आइन के मुताबिक हुकूमत ना चल रही हो। मैं उसकी एक मिसाल किया गया, मैं उसकी मिसाल क्या प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग में इस पर गौर किया? देखिए ना, मैं मिसाल देता हूँ। कुरम के अंदर और पारा चनार के अंदर 100 के करीब अफराद न सिर्फ हलाक हुए हैं बल्कि सफाकाना तौर पे कत्ल किए जा रहे हैं। हर रोज़ खबर आ रही है। आप बताइए, वज़ीर आला ने किसी एक दिन उस पर गौर किया? क्या काबीना ने किसी एक दिन उस पर कोशिश की है कि उस आग को बुझाने की कोशिश करें? उनके अपने जो इज़ला आला के जहाँ से वो बिलोंग करते हैं, डेरा इस्माइल खान टांक, वहाँ पे शाम के बाद कहते हैं कि सिक्योरिटी का अपरेटस खत्म हो जाता है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। तो आज उन्होंने कहा धरना भी जारी है, तो धरना वो डीआई खान में देके दिखा दे, बाकी तो छोड़ दे। मेरा मकसद है कि जब आपकी ये सूरत हाल है लॉ एंड ऑर्डर की अपनी सूबे में, और आप सर आपने ये जो इश्यूज गिनवाए हैं, क्या प्राइम मिनिस्टर ने अपनी मीटिंग में
इन तमाम इश्यूज़ पे गौर किया है कि ये सूरत हाल है तो हम गवर्नर आज लगा देते ये हैं? तो आपको वो प्राइम मिनिस्टर बता सकते हैं, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि पॉलिटिकल मीटिंग में आप शामिल थे, आप नहीं, सियासी आदमी। इसमें ये तो पॉलिटिकल मीटिंग की जो कार्रवाई है वो उसका एक होता है कॉन्फिडेंशियलिटी, वो नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपको ज़ाती राय ये कह रहा हूँ, ज़ाती राय आपकी है कि लगा देना चाहिए? मैं समझता हूँ कि बिल्कुल केपी में अब इस हुकूमत ने जो बगावत की है वफाक के ख़िलाफ़, पहली दफ़ा नहीं दूसरी दफ़ा की है। और अगर आप इस प्रेसिडेंट को इग्नोर करेंगे, मेरी सुन ले बात, कल को जीबी का चीफ मिनिस्टर 5,000 का जत्था लेकर आएगा, आज़ाद कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर अपने मुतालबात के लिए 10,000 का जत्था लाएगा, चीफ मिनिस्टर पंजाब तो 1 लाख 2 लाख बंदे भी लेकर आ सकते हैं, साथ ही है यहाँ पे, इतना बड़ा सूबा है। सिंध से एक जत्था आ सकता है, बलूचिस्तान से जत्था आ सकता है। ये तो अनारकी है मुल्क के अंदर। देखिए, ये कोई आपकी ज़ाती राय है कि गवर्नर आज लगाना चाहिए या नहीं लगाना? मेरी ज़ाती राय है कि अब केपी के जो हालात हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी की गई है, इट इज़ ए राइप केस कि वहाँ पे लगना चाहिए अगर हमने मुल्क के अंदर ऑर्डर बहाल करना है। वगरना देखिए, जिस दिन ये आए 4,000 पॉइंट स्टॉक मार्केट गिर गई, इनका धरना नाकाम हुआ, ये जूतियां छोड़ के भाग के गए, स्टॉक मार्केट को 4-5 हज़ार ऊपर चली गई है। लेकिन ये एक इंडिकेटर है कि ये तखरीबी कुव्वत है। और तामीरी कुव्वत किससे है, कॉन्फिडेंस किससे आ रहा है? इनकी पसपाई से मार्केट में कॉन्फिडेंस आ रहा है, और इनकी जाहरियत से मार्केट गिर जाती है।